is open stop. Australia champions of the world. ख़वातीनो हज़रात, आपको वेलकम करते हैं खेल की आवाज़ की एक और एपिसोड के साथ। पिछले 2 हफ्ते में वर्ल्ड कप के मैचेस आपने देखे। टॉप 4 में एटलीस्ट 2 टीम्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हो चुकी हैं। हमें पता है कि कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। बाकी 3 से 4 टीमों के दरमियान एक कड़ा मुकाबला होता नज़र आ रहा है अगले कुछ दिनों में। वर्ल्ड कप को लेके हम गुफ्तगू करेंगे आज के शो में। हमारे साथ 2 मेहमान आज मौजूद हैं। मौलिक एक जाना पहचाना चेहरा जो कि हर एपिसोड में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे हैं। उसके अलावा आज हमारे पास मौजूद हैं कनेडियन क्रिकेट के एक बड़े नाम हसन, जो कि फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ आए और आज खसूसी तौर पे आए हैं पाकिस्तान की पिछली हार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उनके बारे में आज बातचीत करने के लिए। हम चलते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की गेम की। थोड़ा खुश होते हैं कि एटलीस्ट किसी को तो हमने मारा, और फिर वापस आके बात करते हैं अपने गेस्ट के साथ वर्ल्ड कप और पाकिस्तान क्रिकेट में जो सूरत हाल आज हमें देखने को मिल रही है। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो पे। मौलिक जो कि सारी एपिसोड पे हमारे साथ मौजूद रहे हैं, उसके अलावा फर्स्ट एपिसोड से हमें ज्वाइन किया है हसन ने। तो मैचेस की जो भी नताइज रहे उस पे जाने से पहले मैं पाकिस्तान की एक हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि 92 का एक वर्ल्ड कप हमने जीता आज से 31 साल पहले। और वो वर्ल्ड कप हमारे जहन पे एक इस तरह सवार हो चुका है। मेरा ख्याल है जितने भी आपने नताइज देखे हैं उसका जो सद्देबाब है या जो रूट कॉज है वो आपका 92 का वर्ल्ड कप है। वो वर्ल्ड कप हम जीते, किस तरह जीते? दुआओं से जीते। हम पहले मैचेस हारे, उसके बाद कुछ खुदा का करना ऐसा हुआ, कुछ दुआएं ऐसी हुई कि हम वर्ल्ड कप जीत के उसके बाद से बजाय इसके कि एक सिस्टम बनाया जाता, सिस्टम बनाने की बजाय एक कॉर्नर टाइगर्स का लक़ब पाकिस्तान टीम को दे दिया गया। अच्छी टीम्स आती हैं, इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, इंग्लैंड आती है, उनके साथ क्या होता है? ओह, दे हैव गुड प्लेयर्स, दे हैव गुड ऑलराउंडर्स, दे हैव गुड क्रिकेटर्स। हमारे बारे में क्या कहते हैं? 3 टीमें रख के चौथी टीम पाकिस्तान हो सकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टीम इज अनप्रेडिक्टेबल। तो मैं पहले जाना चाहूंगा हसन के पास और हसन से ये पूछना चाहूंगा कि हसन, ये जो एक टाइटल हमें दिया गया है 31 साल से, जिसको मैं जड़ समझता हूं हमारे मसाइल की, जिसकी वजह से आज हम मेरे ख्याल 6 या 5वें नंबर पे हैं 8-6 गेमें खेलने के बाद। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी जान छुड़ा पाएंगे इस टाइटल से? इसका रूट कॉज, जैसे कि आपने कहा, मैं एक्चुअली 99 से क्रिकेट प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा हूँ, जिसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं छोटा था। 92 के वर्ल्ड कप में आई वाज देयर, मगर इतना एनालाइज नहीं कर सकते। मेरे लिहाज से पर्सनली 99 के वर्ल्ड कप के बाद ये हमारी एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम गई थी वर्ल्ड कप खेलने। बैलेंस थी, आपका बैटिंग प्रॉब्ली बेस्ट है, मोस्ट कंसिस्टेंट बैटिंग लाइनअप। यूजुअली हमारी बॉलिंग, आई थिंक हमारा इस बार जो सबसे बड़ा इशू हुआ है, हमें बॉलिंग में बहुत लैक हुआ है, और इस वजह से हमारा जो एज अ फेवरेट टैग गए थे वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए, बिकॉज वी डिडंट नो हाउ टू बॉल। और शुरू की अब तक की गेम में, आज गेम में अच्छी बॉलिंग की है हमने, टोटल बॉलिंग अच्छी नहीं की। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आई थिंक मैंने पहले एपिसोड में बात की थी, हमारी टीम से नहीं है, हमारे पीसी में भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। हमारा चेयरमैन अनप्रेडिक्टेबल है, हमारा बोर्ड अनप्रेडिक्टेबल है, हमारा पूरा सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल है, पूरा पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। तो उस वजह से वो आपकी टीम में भी नजर आता है। अगर सिस्टम्स आपके अच्छे हो, इंग्लैंड लास्ट है, लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा कि अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज उनका एक सिस्टम बना हुआ है, उनको पता है क्रिकेट है, वो जाएंगे, इसको रिव्यू करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में देख, अभी चीफ सिलेक्टर गए हैं, कप्तान जाएगा, टीम में ओवरहॉल होगा, 4 साल बाद आप फिर उसी जगह पे होंगे, अखाड़ पछाड़ शुरू करेंगे और दोबारा वही सेम एग्जैक्टली रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, चेयरमैन को नहीं बदलेंगे या कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, उधर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे। मुझे काफी वैसे गुस्सा है पीसीबी पे, उस पे बाद में बात करेंगे, बाद में बात करते हैं। हमारे साथ इंडिया से मौजूद है मौलिक। मौलिक से मैं यही सवाल करना चाहूंगा, मौलिक, जब इस टूर्नामेंट में हम जा रहे थे, जैसे हसन ने कहा कि हमारा बॉलिंग अटैक जो था वो मोस्ट लीथल बॉलिंग अटैक था जाते, और इंडिया की तरफ से ये सुनने में आ रहा था कि इंडिया का बॉलिंग अटैक इतना लीथल नहीं है जितने की बाकी टीम्स का। तो मैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, सेम तरह के लोग हैं, सेम तरह की पर्सनैलिटी है, तौर तरीके हैं। इतना क्या डिफरेंस आपको लगता है कि इंडिया वहां पे पहुंच गया जहां पे वो आज है, एक सिस्टम बना के, और पाकिस्तान आज तक वो सिस्टम नहीं बना पाया? आपकी नजर में वो क्या चीजें हैं जो इंडिया ने की, जो हमें लेनी चाहिए एज अ सबक और उनको अपनाना चाहिए? Thank you, Fahad. Hello and welcome to all the viewers. आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इंडिया
जो अभी जिस मुकाम पे है, जिस जगह पे कैसे पहुंचा, और पाकिस्तान कि क्या मुसीबत है कि पाकिस्तान नहीं हो सकता। आप बेसिकली देखा ना तो इंडिया की जो क्रिकेट है बीसीसीआई वो भी कहीं ना कहीं ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड रही है अपनी पॉलिटिक्स के साथ, राइट? सेम इज पाकिस्तान। लेकिन बीसीसीआई की अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने जो अपना है, अपनी डोमेस्टिक और फिर जो हायरार्की है, वो ऑलवेज उसकी अच्छी रही है, सेम रही है, लाइक रिगार्डलेस ऑफ कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं। और आप लास्ट कोई सिंस आई थिंक आईपीएल के बाद जो इंडिया की 2007 के बाद जो बीसीसीआई में अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है, उसका रीजन जाता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी आई थिंक बीजेपी ऑलमोस्ट सेम रही है, राइट? तो उसके लोग हो गए, तो सेम लोग हो गए, और वो भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जिस तरह आपका कहने का मतलब है कि जब तक आपको ग्रे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, हाँ जी, आपको जो ऊपर बिल्डिंग आप बनाओगे वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, वो बिल्कुल हमेशा टहलती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि लोग सेम रहे, राइट? तो वो अपने अपने ही लोग लाते हैं, राइट? और पाकिस्तान के सेम आप देखो तो गवर्नमेंट, आई थिंक मेरे ख्याल से जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में काफी कुछ हुआ है गवर्नमेंट लेवल पे। तो हर गवर्नमेंट अपना चेयरमैन लाता है, राइट? और चेयरमैन, जाहिर सी बात है, चेयरमैन अनलेस के एक ही था मेरे ख्याल से, रमीज राजा। इससे पहले कोई क्रिकेटर नहीं था। तो वो आते ही क्या करते, फॉर्मर प्लेयर्स के पास जाते, उसको एडवाइजर, उससे एडवाइस लेते, आपका मिसबा हो गया। और जब जहां तक मैं फॉलो करता हूँ ना कहीं पाकिस्तान की अभी जो ये हालात है ना, उसके पीछे फॉर्मर्स प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो प्लेयर बेस्ड एजेंडा चलाते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग के ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो पिछले 2-2.5 साल में जो प्रोग्रेस की है, वो T20 की उस पर की है। पाकिस्तान को 50 ओवर्स में इतनी चैलेंज मिली ही नहीं है। जो टीम्स आई है पाकिस्तान खेलने, न्यूजीलैंड, वो ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, T20 हाँ, खेलने आई है, और ठीक है। वो आई थे तो उसके प्लेयर्स को खास अपनी जो स्ट्रेंथ से नहीं आई थी। तो जो रमीज राजा कहते थे कि भाई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड क्लास वो है, वो अपनी जगह, लेकिन वो 50 ओवर्स के लिए नहीं आई, T20 के लिए बेस्ट थी उस टाइम पे। लेकिन लेकिन वो 50 लॉन्गर ओवर्स के फॉर्मेट, आप मुताबिक देखो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ था, इंग्लैंड आपसे टेस्ट में जीत के गई। तो और आपने बेसिकली सिलेक्शन ही गलत की है। चले, अब मैं हसन के पास जाना चाहूंगा। हसन मुझे बड़े गुस्से में लग रहे हैं आज पाकिस्तान के नताइज के बाद, और सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से नहीं, उस क्रिकेट के पसे मंजर जो पाकिस्तान में बोर्ड के साथ चीजें चल रही हैं, टीवी पे आए रोज आपको एक नई कहानी सुनने को मिल रही है। तो हसन से हम बात करेंगे उन कहानियों के बारे में, उनके क्या ख्यालात हैं कि एक बैक डोर क्या ये पॉलिटिक्स चल रही है प्लेयर्स के बीच में और बोर्ड के बीच में। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक में हम देखेंगे हाईलाइट्स अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हसन, ब्रेक से पहले मैं आपसे में लग रहे थे, आपकी आवाज से मुझे एहसास हो रहा था, और गुस्से में होना भी चाहिए क्योंकि हमारा जज्बात एक पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हैं। हम अपना टाइम निकाल के गेम देख रहे हैं, और अगर आपको पता चले कि प्लेयर्स के अलावा एक बैरूनी अनासिर हैं जिनका इम्पैक्ट हो रहा है आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे, तो आपको गुस्सा आएगा। मैं बात शुरू करूंगा, ये सारा पेंडोरा बॉक्स जहां से खुला वो था राशिद लतीफ का वो इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर आपके न्यू जो चेयरमैन आए हैं उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं उठा रहे। तो हम वहां से शुरू करते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड हुआ और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारी कहानी के पीछे। एग्जैक्टली, थैंक यू। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर एजेंसी का बिजनेस चलाता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली डिटेल पता है कि एक हुआ क्या बैक एंड में। ये सारा स्टार्ट हुआ था बिफोर पाकिस्तान टीम वेंट फॉर द वर्ल्ड कप। हमारा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे वो साइन नहीं हो रहे थे। आई थिंक मीडिया में भी बात आई थी इस पे। इशू ये हुआ था, बाबर आजम ने पीसीबी से रिक्वेस्ट की थी, जो आपको स्पॉन्सर्स और एंडोर्समेंट्स आते हैं, बिकॉज हम इंडिया की लीग्स नहीं खेल सकते, तो हमें एज अ प्लेयर्स काफी इफेक्ट होता है सैलरीज में। तो आप ऐसा करें कि हमारी जो एंडोर्समेंट्स आपको मिलती हैं, हमारी वजह से मिलती हैं, उसमें से कट जो है प्लेयर्स को भी जाना चाहिए। और जो इसको नेगोशिएट कर रहे थे वो तला रहमानी कर रहे थे, जो साया कॉर्पोरेशन के हैं, और वो एजेंट हैं बाबर और शाहीन और काफी मेजर प्लेयर्स के। तो वो बेसिकली फेस थे, और इन्होंने बेसिकली अपना हैंड फोर्स करवाया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने चाहिए वर्ल्ड कप जाने से पहले, जो कि आई थिंक प्लेयर्स वर राइट। वर्ल्ड कप करने गए, आई थिंक पीसीबी चेयरमैन को अच्छा नहीं लगा कि उनके सामने कोई खड़ा हुआ। फिर पेड जर्नलिस्ट शोएब जट, एक जो बहुत मशहूर और बाबर के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो आई थिंक पीसीबी के पेरोल पे हैं, वो जो थे बाबर के अगेंस्ट कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। और ये रूमर्स आहिस्ता आहिस्ता शोज में आना शुरू हो गए थे कि एक एजेंट है, शदाब का भी उसमें नाम आता था, हालांकि शदाब का एजेंट बिल्कुल फर्क है।
और हारिस फिर का है, हारिस का समीन राना है, वो काफी एजेंट्स फर्क हैं। सिर्फ जो मेजर 3 प्लेयर हैं, रिजवान, बाबर और शाहीन, इनका एजेंट वो है तला रहमानी। जी। उस इश्यू की से बिना पे बाबर आजम पे ये सारा रूमर, और अनफॉर्चुनेटली हम क्रिकेट भी अच्छा नहीं खेले थे तो इसको ज्यादा हाइप मिलना शुरू होगी कि सिलेक्शन इस बेसिस पे हो रही थी। बिल्कुल। उसके बस 2 दिन बाद ये मुबशर लुकमान साहब ने के न्यूज़ ब्रेक की याजू इंटरनेशनल की, और मैंने अपने आई थिंक प्रोडक्शन टीम को थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि उन्होंने ये ब्रेक किया कि इंजमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है याजू इंटरनेशनल के, और रिजवान भी हैं और तला रहमानी भी हैं और वो चेयरमैन और सेलेक्टर हैं, उन्हें कट मिलता है। उन्होंने इतनी मेहनत करने की कोशिश नहीं की, उसको टैक्स फाइलिंग पब्लिक हुई हुई है। 2 सालों का टैक्स उसका 89 पाउंड्स और 93 पाउंड्स है। तो क्या बिजनेस है वो 2020 में, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 2020 में ये कंपनी रजिस्टर हुई थी। इंजमाम के एजेंट हैं तला रहमानी, ये उन्होंने कोई रिटेल शॉप खेलनी थी, ये कंपनी एज ए रिटेल रजिस्टर हुई थी, मगर कोविड आ गया, वो कुछ नहीं कर सके, वो शेल कंपनी पड़ी हुई है और उसको उन्होंने उठा के ये प्रोपेगेंडा बना दिया। इंजमाम तो चीफ सिलेक्टर 2023 में बने, ये कंपनी 2020 में रजिस्टर हुई है, वो डायरेक्टर 2020 में बने। क्या कोरिलेशन है इसका? तो ये माइंडसेट है हमारी पब्लिक का, और उसको उठा के उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। पीसीबी चेयरमैन ने शोएब जट को बुला के इंटरव्यू दिया, वो बाबर के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। यार आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपकी टीम खेलने गई हुई है। जका अशरफ को अपना काम करना चाहिए, वो ये आया है अपने पॉलिटिकल जरदारी के पूरे लिंक की वजह से, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड से आया। 2 महीने भी आपको हुए नहीं चेयरमैन, और आप बात करें बाबर आजम की, जो आपका सबसे बड़ा एसेट है सब पाकिस्तान का, और आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम ये हटा लेंगे, इन्होंने टीम सेलेक्ट की है। इंग्लैंड का चेयरमैन, कोई कोच, किसी का कोई आया है, वो लास्ट है इस वक्त। ये हमारा माइंडसेट है, और जब ये चेयरमैन पावर में आ जाते हैं, ये म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहते हैं। जो सिस्टम आता है, जो अच्छा भी सिस्टम होता है, उसका बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। ये अब 2 महीने बाद जका साहब चले जाएंगे, जो नेक्स्ट चेयरमैन आएगा वो भी ये करेगा। अब जका साहब के लिहाज से मुझे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उनके खिलाफ केस भी किया गया जब उन्होंने लिया, और 5 नवंबर तक उस केस का फैसला आएगा तो वो आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, वरना तो वो कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। अब मसला जो है वो जो पॉलिटिकल, आपने एक बैकग्राउंड उनका बताया कि जरदारी साहब की तरफ से वो आए हैं। अब सिर्फ मसला ये नहीं है कि जो चेयरमैन एक आते हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, जब वो अपने साथ आते हैं तो वो नीचे से सारी उखाड़ पिछाड़ दोबारा से शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत बात हो रही है इंजरी मिसमैनेज की, जैसा इन्होंने कहा कि हमारे लॉन्गर फॉर्मेट में इन्होंने प्लेयर सिलेक्ट सही नहीं किए थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप पीसीबी की वेबसाइट पे जाएंगे, चेयरमैन के नीचे जितना स्टाफ है ना, वो पिछले 20 से 25 साल में चेंज नहीं हुआ। हमारा जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल है वो वही हैं जो 25 साल से हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट में जितनी इंजरीज उस बंदे की वजह से हुई हैं, मिसमैनेज, वो एहसानुल्लाह को 3 महीने रेस्ट कराते रहे कि कोई नहीं आप रेस्ट करें, सही है, उसकी टेनिस एल्बो है। अभी विमेंस क्रिकेट के साथ भी यही वही कर रहे हैं। मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लेना चाह रहा, जो जितने प्लेयर इंजर्ड इस बंदे ने करवाए वो अभी भी पाकिस्तान का डायरेक्टर ऑफ मेडिकल है। क्यों? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है तो है ना। आपको क्या लगता है कौन है इस पर्दे के पीछे? कोई है, पावरफुल बंदा है जो ये मेडिकल स्टाफ को तो बैक करता है। लेकिन लगता है आपको शेर धाड़ है इसके पीछे, कि इसके पीछे आपको तीर उड़ते नजर आ रहे हैं? ये मिक्स है, दोनों मिक्स है। मैं हसन भाई से एक बात पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इसने जैसे बात की कि ये लोग ये लोग अभी पता चला कि इंजमाम और ये जो तला रहमानी की जो कंपनी के साथ उनके रिलेशंस है, तो मैं कहना चाहूंगा इंजमाम को तो आपने 2 महीने पहले पोस्ट दिया चेयरमैन की, तो तब आप ये सब चीज नहीं कर सकते। लाइक व्हेन यू हायर समबडी यू एक्चुअली डू द बैकग्राउंड चेकअप, राइट? तब आपको नहीं पता होता कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये सब चीज हो सकती है। तो बात वहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि जका अशरफ के आने के बाद जिस तरह की चीजें की गई है, आपने मीडिया मैनेजर को भी फारिग कर दिया था, दूसरे आई थिंक मेरे ख्याल से कोई लेडीज को अपॉइंट किया है, आलिया रशीद और समथिंग जी। हाँ, तो ये काफी चीज है। और जका अशरफ को जितना मुझे पता है उसको बेसिकली लाया गया था इलेक्शन करवाने के लिए बीओजी में, तो वो इलेक्शन तो करवा नहीं रहे। क्यों नहीं करवा रहे? कि उसको खुद पावर चाहिए। तो वो अभी मैंने उसका एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि उसने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर के, आपके जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, कि उससे मुलाकात, लेकिन वो उससे टाइम नहीं दे रहे। तो अब समझ जाना चाहिए कि क्यों नहीं टाइम दे रहे। चले हम बात करेंगे, हसन से ही बात शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद इंजमाम के बारे में। इंजमाम से रिलेटेड भी कुछ सवालात हो जाएं, लेकिन उससे पहले हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक में हम देखते हैं हाइलाइट्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो हम आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हसन, आपके पास मैं छोड़ के गया था ब्रेक से पहले एक सवाल इंजमाम से रिलेटेड। तो चले हमने ज़का अशरफ के बारे में बातचीत कर ली, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बातचीत कर ली। हमें कुछ अंदाजा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी भी मौजूद नहीं रही,
जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपना चेयरमैन ले आती है, क्योंकि अगर देखा जाए इट इज़ अ लग्जूरियस, जो भी आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो अब जरा इंजमाम से रिलेटेड बात हो जाए। इंजमाम पे केस आया जो कि आपने डॉक्यूमेंट्स अभी हमें प्रोवाइड किए हमारे स्टूडियो में। चलिए मैं डेविल्स एडवोकेट इस टाइम प्ले करूंगा। तो ठीक है, कंपनी रजिस्टर हुई 2020 में, वो एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर हुई। इंजमाम आपके चीफ सेलेक्टर बने 2023 में वर्ल्ड कप से पहले। मेरा जो सवाल है वो आपसे ये है कि इंजमाम मेरा ख्याल इस टाइम 25 लाख ले रहे हैं हमसे पर मंथ एज अ चीफ सेलेक्टर। तो जब टीम वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्ट हो चुकी थी, इंजमाम ने उसमें कोई चेंज नहीं करना था, वही टीम उठा के आपने वर्ल्ड कप में भेज देनी थी। इंजमाम को उसके 25 लाख देने का हमें क्या फायदा है? नहीं, फायदा आपको सिर्फ चीफ सेलेक्टर का ये नहीं होता कि एक नेशनल टीम सेलेक्ट कर दी है तो आगे नहीं देखना। चीफ सेलेक्टर का काम ये भी होता है, उसने डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है उसमें देखना है, आगे टूर्स आने हैं कि कौन लड़के हैं जिनको लेके जाना है। तो आपको चीफ सेलेक्टर का रोल तो चाहिए वो। बिल्कुल तो आपने, आई थिंक इंजमाम इज अ गुड चीफ सेलेक्टर। वो एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, कैप्टन की भी सुनते हैं, और he has a cricketing brains and eye to spot talent, क्योंकि उनके टेन्योर में अगर आप देखें तो ये जितने लड़के बाबर और ये लड़के ऊपर आए हैं वो इंजमाम ही उस जमाने में चीफ सेलेक्टर थे। तो आई डोंट थिंक दैट वाज अ बैड डिसीजन। और इंजमाम के आने के बाद जो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो स्टेप डाउन कर गए हैं, हालांकि उन्हें पता है सारा एक प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल क्लियर आएंगे वो। इट वाज अ गुड डिसीजन। आई थिंक उन्होंने कहा मैं आप क्लियर इन्वेस्टिगेशन करें, जब मैं क्लियर होऊंगा मैं वापस काम करूंगा आपके साथ आके। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, मेरी जितनी उम्र है, मैंने 30 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी है, मैंने नहीं देखा कि किसी पे एलिगेशन लगाए जाएं हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में, और वो स्टेप डाउन कर जाए कि आप पहले बिना सुकून से आप अपनी तफ्तीश करें, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है लेट मी नो, अगर मेरे खिलाफ केस आएगा I'll step down permanently, if not then I'll come back। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत डाली है इंजमाम ने। और मैं एक अपनी बात करना चाहूंगा इस पे, हमारे मुल्क में और हमारी आवाम सेंसेशनलिज्म पे ना बड़ा खुश होती है, राइट? क्योंकि हमारे पास कोई मींस नहीं है कि अगर किसी ने आप पे इल्जाम लगाया है तो आप उसको फिर वापस सू कर सको। यहाँ पर अगर मैं मौली को कहता हूँ भाई आपने फिक्सिंग की है, ये मुझे कल उठ के कोर्ट ले जा सकता है, मुझे चार्जेस भरने पड़ेंगे अगर मैंने गलत इल्जाम लगाया। पाकिस्तान में ऐसा कोई मेथड नहीं है। पाकिस्तान में आप जिस पे दिल करता है इल्जाम लगा देते हो, बिकॉज आपको पता है कोई रेपरकशंस नहीं है। मगर वो जो आपकी जो इमेज है, जो आपकी रेपुटेशन डैमेज होती है, क्योंकि लोग भूलते नहीं है, बेशक वो गलत भी होगा। तो वो ये बहुत सैड है। जैसा ज़का अशरफ ने जिस तरह शोएब जट को बाबर आजम के प्राइवेट मैसेजेस दिए और लीक कर दिया। यार आपका कैप्टन है, लाइक आप लोग जाहिल लोग हो, लाइक मुल्क का कितना नाम खराब होता है। वो अगर यहाँ पर हो तो बाबर आजम और जिसके टेक्स्ट वो सलमान नसीर के जो शेर हुए, आप उनको सू कर सकते हो। पाकिस्तान में लीगल सिस्टम ही नहीं है, तो लोग टेक द लिबर्टी और जिसका दिल करता है वो कहते रहते हैं। जैसा शोएब जट जो बातें टीवी में करता है, वो शुक्र है सामने एक प्रॉपर क्रिकेटर अजहर अली बैठा होता है जो उन्हें टोक रहा होता है, वरना वो तो बाबर आजम को वर्स्ट क्रिकेटर करार दे चुका हुआ। वो तो उसकी बुक में तो बाबर आजम क्रिकेटर है ही नहीं, क्रिकेटर है वो। और पाकिस्तान का वही, जिस तरह आपने बात की कि एक हमारा मुआशरा जो है सेंसेशन पे चलता है, उनको कोई न्यूज़ चाहिए, लेकिन अब उसका मसला क्या होता है कि बद से बदनाम बुरा, आप उसको बदनाम कर देते हो। हमारा जुडिशरी सिस्टम इस तरह का है कि आप सू करके अपनी वो रेपुटेशन वापस हासिल नहीं कर सकते, और वो आपके साथ एक लेबल ताहियात स्टिक होके रह जाता है, मिल सकता था। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म इन्वॉल्व रहा है। आप डिनाई कर ही नहीं सकता कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि इमाम बुरा प्लेयर है, लेकिन जिस तरह कैसे उसको लाया गया, राइट? उस टाइम पे मान लो कि मैं कोई अच्छा खेल रहा होता, मेरे कोई कनेक्शन नहीं है, तो मेरे चांसेस बहुत कम होते हैं इस मामले में। और इंडिया में भी कहीं हद तक कभी होता है, इंडिया में कम होता है, लेकिन आप हमेशा देखोगे कि एक दुक्का प्लेयर है ना होता है, जो ये नहीं होता कि आपके 10 में से 11 में से 5 पे आप इस तरह। और ये हमारी हमेशा से बदकिस्मती रही है। चले, हमने ज़का अशरफ के बारे में बात कर ली, हमने शोएब जट के बारे में बात कर ली, अब एक रह गए हैं, वो है हमारे टीम के कोच। हम ब्रेक पे जाते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की, वापस आएंगे, हसन से दोबारा शुरुआत करेंगे और हसन से पूछेंगे कि अब कोविड के बाद ऐसी कौन सी जॉब है जो आप जूम से कर पा रहे हैं। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, हम जूम पे काम करते थे, हमें वापस बुला लिया गया है। क्रिकेट क्या ऐसी जॉब है जो आप जूम पे रह के कर सकते हैं? चलते हैं ब्रेक पे, हाइलाइट्स देखते हैं और वापस आके हसन से दोबारा शुरुआत करते हैं। खुशामदीद। और हम छोड़ के गए थे मिकी ऑथर के बारे में सवाल हसन के लिए। हसन से ही शुरुआत करते हैं ब्रेक के बाद और हसन से पूछते हैं, हसन आज के ज़माने में कोविड के बाद, पोस्ट कोविड क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो कि एक फिजिकल स्पोर्ट है, क्या आपको लगता है कि मिकी ऑथर को कोच रहना चाहिए
as a Zoom coach? थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, मिकी आर्थर इज एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट. हमारे जो हेड कोच हैं वो ग्रांट ब्रैडबर्न है, सही. जो कि ऑन साइट रहते हैं. जी. अगेन वहीं जाएगा चेयरमैन की लाइकनेस. मिकी आर्थर से पहले सकलेन हमारे हेड कोच थे, मैथ्यू हेडन हमारे मेंटर थे, और अच्छा रिजल्ट हमें मिला था 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, और उससे पहले जब दुबई में T20 वर्ल्ड कप हुआ था. लेकिन आके मिस्टर सेठी ने अपना कुछ ना कुछ तो दिखाना था कि मैंने कुछ किया, तो ही ब्रॉट द सेम मैनेजमेंट. मिकी आर्थर एज अ पर्सन इज नॉट अ बैड डायरेक्टर, Bad choice. लेकिन उन्होंने पहले ही पीसीबी को कहा था, देखिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है डर्बीशायर के साथ, तो अगर तो मैं ये करूंगा तो आई कैन ओनली मैनेज सर्टेन आवर्स और आई कैन डू इट रिमोटली. मैं लेकिन टूर्स पे चला जाऊंगा. इट वाज पीसीबी हु ऑफर्ड हिम द रोल. तो इट इज, आई डोंट ब्लेम मिकी आर्थर, आई ब्लेम पीसीबी कि अगर आपको फुल टाइम नहीं मिल रहा तो व्हाई डिड यू हैव टू ड्रैग योर फीट देयर. दुनिया में बहुत कोचेस हैं अवेलेबल, लेकिन वही है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने बाद जब भी ज़का अशरफ का टेन्योर जाएगा, नया कोच आएगा, सारा सेटअप बदलेगा. आपके पास अच्छा खासा एक सेटअप बन रहा था विद सकलैन और वो मेंटर एज अ ओवरसीज. आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक टुवर्ड्स व्हाट इंडिया हैज डन. इंडिया के अभी डगआउट में आपको एक फॉरेन कोच, फॉरेन एनालिस्ट, फॉरेन फिजियो कुछ नहीं नजर आता, बिकॉज they got their people trained by these foreign people, and now it's everything is homebred. मगर हमारे लोग थोड़े ढीठ हैं. I still think we need a foreign coach for Pakistan. हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे में अभी तक वो मुश्ताक अहमद बड़ी अच्छी बात करते हैं, हम अपनी ईगो नहीं करते. Because as a coach you have to be a coach, not कि मैं भी coach. So I think ये issue है मिकी आर्थर का. अगर तो वो full time पाकिस्तान की डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट या कोचिंग कर सकते हैं, ही इज अ गुड पर्सन टू रन पाकिस्तान क्रिकेट, बट देन यू हैव टू गिव हिम द फुल कंट्रोल. और उसके अलावा हमारा ये भी एक इशू है, क्योंकि हम हमेशा से किसी ना किसी तरह स्लेवरी में रहे हैं, तो वो जो गोरा कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो कभी खत्म नहीं होता. Exactly. अगर आपको मिकी आर्थर, वसीम अकरम ऑब्वियसली ही इज अ बिगर प्लेयर, बिगर नेम देन मिकी आर्थर. अगर वसीम अकरम आपको एक चीज बता रहे होंगे तो आपको वो उस तरह से आपके दिमाग में नहीं पड़ेगी जो एक गोरा इंसान आके आपको बताएगा. तो एक तो ये है कि हमारे कि ऑब्वियसली वकार यूनिस के साथ हमने ट्राई करके देखा 2011 के वर्ल्ड कप में. जब आप कोच बनते हैं, यू नॉट अ प्लेयर एनीमोर, यू नॉट द सेम पर्सन, यू डोंट हैव द बिग नेम. अब आपने लड़के खिलाने हैं. कोच के बारे में ये कहूंगा कि आप जितना कभी भी है ना, कोई बड़े नाम को कभी कोच ना सेट करो. जितना आप देखो अफगानिस्तान का कोच कौन है, जोनाथन ट्रॉट. कोई मेरे ख्याल से कई लोगों से जानते पे तक नहीं होगे. तो कोच ऐसा होना चाहिए जो बैक एंड से काम करे, ज्यादा क्रेडिट ना ले. यानी बेसिकली पीपल मैनेजमेंट है. आपको वो इंसान चाहिए जिस तरह फुटबॉल में है. फुटबॉल में कोच आपको ये नहीं सिखाता कि आपने सॉकर या फुटबॉल आपने कैसे खेलना. दे जस्ट मैनेज पीपल. चले मिकी आर्थर के बारे में भी बातचीत होगी. अब हम आते हैं एक हमसाया मुल्क की तरफ. पाकिस्तान के बारे में बात होगी, इंडिया के बारे में बात होगी. अब बात करते हैं हम अपने बंगाली भाइयों के बारे में की कोच हो. सो बंगाली भाइयों के बारे में बात ये करते हैं कि उनको टेस्ट स्टेटस मिले हुए मेरे ख्याल कोई 20 साल से ऊपर हो चुके हैं. उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं. अफगानिस्तान उनके मदे मुकाबिल उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आया हुआ आई थिंक लेस देन 10 years. Afghanistan is performing much better than a team who got his test status. करना चाहें, अफगानिस्तान को देख लें, उन्होंने श्रीलंका को हराया, उन्होंने पाकिस्तान को कन्विंसिंगली हराया. वो टीम जो कि जानी जाती है अपने बॉलिंग अटैक के लिए. दूसरी साइड पे आप बांग्लादेश देख लें, सेम वही स्टोरी जो हर बड़े टूर्नामेंट में उनके साथ होती है. परफॉर्म वो कहाँ करते हैं, वो घर की बिल्ली शेर बराबर. घर में कोई टीम आए, मार के उनको बाहर भिगाते हैं. 2-0 3-0 न्यूजीलैंड को सीरीज में हराया. पिचेस अपनी मर्जी की बना ली. उसके बाद उनका जो डोमेस्टिक लीग है वहाँ पे वो पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं. बट व्हेन इट्स टाइम टू प्रूव, बांग्लादेश इज नो वेयर टू बी सीन. तो हम मौलिक से ये सवाल करते हैं, क्योंकि मौलिक हमारे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिल्कुल बीच में मौजूद हैं एज इंडिया. तो आप क्या देखते हैं कि कहाँ पे बांग्लादेश लैग करता है? बांग्लादेश क्रिकेट का ऐसा है ना कि उसकी भी क्रिकेट है ना बहुत इन्फ्लुएंसिव बाय पॉलिटिकल. हम इतना फॉलो नहीं करते इसलिए हमें शायद पता ना हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है उससे मैं देखता रहता हूँ. बात करते जब इस जो अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, इससे पहले जब सिलेक्शन हो रही थी, तो मेरे ख्याल से उसके प्राइम मिनिस्टर ने तमीम इकबाल को, जो हु वाज ऑलरेडी रिटायर्ड, उसको वापस बुलाया कि भाई आप वर्ल्ड कप खेलो, राइट. और फिर मेरे ख्याल से तमीम को थोड़ा सा इंजरी हो गया था,
तो इसको कैप्टन बनाया शकीब अल हसन को। और फिर तमीम को मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि आप डाउन द ऑर्डर खेलो, उसने हाँ, इनकार तो कर मैं दिया। उसी पे आ रहा था। तो शकीब अल हसन जैसे ही कैप्टन बना तो उसने अपनी सही, हर कैप्टन का एक राइट है कि अपनी वो टीम लेके जाए। तो लेकिन आप कोई भी बड़े प्लेयर को जब पूछेगा ना, तो बड़ी जब टूर्नामेंट खेलने जाते हो, नो डाउट आपके पास यूथ होता है, लेकिन यू ऑलवेज मिक्स इट विद एक्सपीरियंस प्लेयर्स। तो आप अब देखो ना क्या जो हाल हो रहा है, उसके जो महमूदुल्लाह फिर उसका कीपर है और शकीब, वो नीचे खेल रहे हैं और उसके आगे सारे किए यंगस्टर को, राइट। तो मेरे ख्याल से जो इसकी अभी जो ओपनिंग पेयर है वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो तमीम कहाँ बहुत अच्छा होता है, वो उसको पिक किया होता है, लेकिन बस वही पर्सनल ईगोज एंड बिल्कुल। पॉलिटिक्स। और मैं जो आप होम की बात आपने की कि होम पे जीतते हैं, वो इसीलिए कि वो स्पिन विकेट बनाते हैं ना, वो कोई तेज बॉलर उसके आते हैं। और आप उसकी जो लीग है उस पे भी आप देख लो कितने मसले होते हैं। मेरे ख्याल से शकीब भी, उसकी आप बिहेवियर देखो किस किस तरह की हरकतें करता है। वही जैसा मैंने कहा, घर की तो बिल्ली शेर बराबर। तो हसन, अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। बांग्लादेश की तो हमें समझ आ गई, सेम पाकिस्तान वाले इशू हैं, क्योंकि कभी पाकिस्तानी रहे हैं तो शायद वही हमारे इशू वो उनमें भी ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो सेम ही हम नताइज भुगत भी रहे हैं दोनों। तो अफगानिस्तान जो है नक्शे पे आई क्रिकेटिंग वर्ल्ड के, उनके पास उतना पैसा नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ के पास है, लेकिन देखते ही देखते एस्ट्रोनॉमिकली वो ऊपर गए हैं। आपको उसके पीछे कौन से मुहर्रिकात लगते हैं जो कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को इतना ऊपर लेके आए हैं? आई थिंक अफगानिस्तान की सबसे बड़ी चीज़ एक तो पठान लोग हैं। पठान जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं एंड दे डोंट गिव अप इजी। अफगानिस्तान ने कभी भी क्रिकेट अपना इतना अफगानिस्तान में नहीं खेला। ये जब अफगानिस्तान इमर्ज करा था, कनाडा आके खेले थे, तब मैं कैनेडियन क्रिकेट के साथ काफ़ी इन्वॉल्व होता था, तो कनाडा ने आराम से हरा देती होती थी। मुझे अब तक याद है 2009-10 की बात है, ये क्वालिफायर खेलने आए थे इधर। हामिद हसन इनके एक फास्ट बॉलर थे। तब हमें लगा था कि अफगानिस्तान के यार कुछ टैलेंटेड लड़के हैं, ये कहीं जाके आगे आएंगे। तब राशिद खान भी इस सिस्टम में नहीं थे। ये लड़के खेलते थे पेशावर गली साइड पे, सारे मोस्टली क्लब क्रिकेट। वहां पर इन्होंने क्रिकेट खेल के इम्प्रूव हुए। लेकिन ये क्या करते हैं, जब इम्प्रूव होते थे ये वही यूनिट साथ खिलाते रहे और सीखते रहे। फिर इनको इंडिया ने अपॉर्चुनिटी दी कि आप दिल्ली आके प्रैक्टिस करें। उस वजह से इम्प्रूव होते रहे। और इनका जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हुई कि इनके जब प्लेयर लीग्स खेलना शुरू हो गए, लीग से राशिद खान और नबी को देख के एक स्टारडम आया उनमें। तो यंग बच्चे जो थे, देर लाइक वी वांट टू प्ले क्रिकेट। अब आपको नूर अहमद नजर आ रहे हैं, और ये नूर अहमद जैसे बहुत लाइन है इनकी, जो अभी डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, जो उनको चांस भी नहीं मिल रहा। और इनका शेयर हार्डवर्क है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, दे जस्ट प्लेइंग विद इन देयर स्किन, दे नो व्हाट दे कैन डू, or they're giving their 100%. Afghanistan is just on the rise right now, despite everything that's happening in their सो country. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से खेलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, घर का बेदी लंका डाए, हमसे सीख के हम ही कोई पीट रहे हैं। देख वो होती है ये, आप यही देख लें, दुनिया का असूल अब है। राशिद खान पेशावर में क्लब क्रिकेट खेलता रहा है। और हम जो इनके पहले कोच इंजमाम थे, इंजमाम ने एक स्टोरी सुनाई थी कि राशिद खान नेट्स में आया बॉलिंग करने, और उसने कहा कि अगर ये लड़का नेक्स्ट मैच नहीं खेल रहा तो मैं कोच से रिजाइन करता हूँ। वो उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे थे क्या। तो इस तरह उनका भी टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखा और उसको इम्प्रूव किया। अभी उनका एक स्ट्रक्चर बन गया है। उधर भी होते होंगे, आई एम श्योर फेवरेटिज्म होता है, हमने बात की फेवरेटिज्म की, और वो मैं उस पर एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। लाइकलीनेस हर जगह पे होती है। बिल्कुल। आपका जो शुभमन गिल है, उसको भी विराट कोहली और इन्होंने जूनियर क्रिकेट में देखा था, तो एक माइंड में बात रह जाती है, अगर 3 जूनियर आ रहे हैं, यार मैंने इसको देखा हुआ, इसको लेके आओ। तो वो एक लाइकलीनेस हमेशा होगी, हर फील्ड में होती है। यहाँ पर प्रो लीग्स में भी होती है। मगर ऑब्वियसली टैलेंट और सिस्टम होना चाहिए, उससे आइडेंटिफाई करना चाहिए। और आई थिंक अफगानिस्तान में जितने भी क्रिकेटर हैं, और ये बड़े यंग हैं, तो ये लड़के काफी देर खेलने वाले हैं, तो दे ऑन द राइज। और होपफुली आईसीसी देखे टू ग्रो द ग्लोबल स्पोर्ट्स। नेदरलैंड्स भी अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम अफगानिस्तान की बात करें, नेदरलैंड्स अनदर कंट्री जो बांग्लादेश को दिखा रही है कि भाई टेस्ट स्टेटस आपने लिया हुआ है, हमें खेलने दो, आपकी बजाय तो हम बेहतर खेल सकते हैं। Exactly, और ये हमारी स्पोर्ट्स के लिए बेहतर है, जितनी ज़्यादा क्रिकेट फैलेगी। अब आप देखें वर्ल्ड कप भी नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है, इसी तरह सॉकर भी आया था। मुझे याद है यूएस का सॉकर से कोई ताल्लुक नहीं होता था। बैकम आया, बैकम अपने साथ स्टारडम लेके आया, पैसा लेके आया, इन्वेस्टमेंट लेके आया। सेम थिंग्स गोना हैपन विद क्रिकेट। एंड हमारी स्पोर्ट्स है, हमें खुशी होगी अगर नॉर्थ अमेरिका में टीम्स बनती हैं। अगर हम नहीं खेल पाए, कल को हो सकता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे खेल पाएँ। इसके बाद मैं आपसे ना कुछ सवालात करना चाहूँगा कैप्टन पावर के बारे में। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में भी इशू रहा है ये तेंदुलकर के दौर में। तेंदुलकर जब कैप्टन थे, अमेजिंग प्लेयर, वंडरफुल बैट्समैन, लेकिन वो कभी अच्छे कैप्टन साबित नहीं हो सके।
आप बाबर को इस वर्ल्ड कप के बाद कहाँ पे देखते हैं 15 सेकंड के अंदर? I think Babar will remain the captain. A lot of improvements required. उनकी कैप्टनसी में बहुत चिंक्स हैं, बहुत होल्स हैं आर्मी में, लेकिन आई थिंक अगर पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए और टीम में उथल पुथल नहीं चाहिए, कीप बाबर एज द कैप्टन। कीप बाबर एज अ कैप्टन। चलें, इंडिया तो पहले ही फर्स्ट नंबर पे है, तो आपको तो फिक्र है नहीं, तो पाकिस्तान के लिए फिंगर्स क्रॉस, इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इफ़ वी कैन मेक टू टॉप 4 एंड विल सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के शो पे आने के लिए। तो अब हम चलते हैं हाइलाइट्स देखने एक और क्रिकेट मैच की, और उसके बाद अनटिल नेक्स्ट एपिसोड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।